हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर असलम अली चौहान, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं इंटरमीडिएट फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट का पहला ही चैप्टर है। तो उसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो उसके बारे में हम समझते हैं कि आखिरकार वैद्युत फ्लक्स है क्या चीज। तो आखिरकार वैद्युत फ्लक्स को जानने के लिए आपको कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी और ना ही आपको ज्यादा कोई हेडेक लेनी, क्योंकि इसको मैं समझाने वाला हूं। आप क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सिवई की वाली जो मशीन होती है, जो सिवई जो निकालते हैं हाथ वाली या मशीन से जो भी निकालते हैं, तो आखिरकार क्या करते हैं कि जो मशीन में एक नीचे प्याली सी होती है, छलनी जिसको बोलते हैं हम, प्याली सी होती है और उसमें छेद होते हैं, आपको पता है। और यहाँ से इसमें से क्या निकलती है, सिवई निकलती है, बिल्कुल आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। इसमें से क्या निकलती है, सिवई निकलती है। तो आखिरकार ये जो सिवई निकल रही है ये डिपेंड किस पर करती है, छलनी के आकार पर। छलनी के आकार पर, छलनी बड़ी होगी, इसका एरिया ज्यादा होगा, तो वेरी गुड, सिवई भी ज्यादा निकलेंगी। पक्का है ना। तो इस समय ये जो सिवई निकल रही है, इस समय आटे की है या मैदा की हो सकती है, सूजी की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो अगर मैदा की हुई तो ये मैदा फ्लक्स कहलाएगा। याद हो गया। ये जो रेखाएं हैं, यानी ये जो लाइंस हैं, इन्हीं को हम वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी हमारे पास चार्ज है और चारे कार यहाँ पर जो फील्ड लाइंस आपको मिल रही हैं, बल रेखा यहाँ पर जो मिल रही है, इनकी टोटल संख्या को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आ चुका है आपके। तो यहाँ पर जो रेखाएं जो निकल रही हैं, यहाँ पर लाइंस जो निकल रही हैं, इन्हीं को बोलेंगे हम बल रेखाएं। लेकिन बल रेखाओं की अगर इनकी आप गिनती कर लेते हैं टोटल, तो यही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, यानी वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर अब मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, तो सबसे पहले किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इससे हम, आपको पता है कि ये तो हमारी छलनी थी और इसमें से कुछ कुछ ऐसे करके हमारी सिमई वगैरह निकल रही थी, और इसी को इसी अक्षर से दर्शा देते हैं और इसको हम बोलते हैं फाई। बीच में से अगर इसको फाड़ देते हैं तो इसको हम फाई बोल देते हैं। ई का मतलब ये है कि आपके पास ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इतना तो आपके समझ में आ चुका है। इसको हम फाई सफिक्स से इससे दर्शाते हैं और इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम होता है। ऐसा भी हम ऐसा बोल सकते हैं, यह एक आपकी यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। तो इतना तो आपको मैंने दूसरे तरीके से भी लिखा है कि आखिरकार कि हमारे पास कोई ना कोई वैद्युत फ्लक्स होगा, बिल्कुल होगा। वैद्युत फ्लक्स है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर कोई भी आपने एक बंद पृष्ठ ले लिया, ले लिया, लेने के बाद आपको पता है कि अगर आपने कोई भी छलनी ले ली, अगर मान लो कि मैं आपसे यही कहता हूँ कि मैं यूं करके हाथ कर लेता हूँ और आप मेरे से मतलब कि रोशनी, अगर जैसे कि आपने कोई टॉर्च मारेंगे और इसमें से पानी निकल जाएगी, अगर थोड़ी अगर टॉर्च की आप अगर एंगल चेंज करेंगे तो इसमें से रोशनी उतनी कम जाएगी। पक्का है ना इतना कि कोई भी अगर आपने पाइप ले लिया और पाइप लेने की, जैसे कि मैं आपको एक और समझाता हूँ, यहाँ पर आपने पाइप ले लिया, कोई पाइप लेने के बाद अगर आपने यहाँ से कोई टॉर्च मार दी, टॉर्च के बाद यहाँ से जो लाइट जाएगी यहाँ से तो पूरी पूरी निकल जाएगी, आपको पता है। अगर मैं इसी टॉर्च को थोड़ा सा तिरछा कर लूंगा, तो तिरछा कर लूंगा तो इसमें से रोशनी बहुत कम ही अंदर जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि एंगल पर डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार से मैं कोई सी भी कंडीशन ले सकता हूँ यहाँ पर। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा कुछ कुछ इस डिजाइन से होगा, और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ की बात जो की जाएगी, यहाँ पर जो एंगल होगा इसको हम थीटा के नाम से दे देते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्र सदिश, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई। तो वैद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं और क्षेत्र सदिश को ए से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जब भी सदिश का नाम आए तो इस पर वेक्टर का साइन और लगा देते हैं। तो यहाँ पर दूसरे हिसाब से मैंने लिखा है किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत के कोई भी बंद पृष्ठ हो, उसका क्षेत्रफल और उस वैद्युत क्षेत्र के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना तो उम्मीद है कि ये आपके अच्छी तरह भी समझ में आ चुका है। ये दोनों ही डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। और फाई सफिक्स बराबर ई डॉट डी ए। तो यहाँ पर जो अदिश गुणन होता है उसके लिए हम डॉट का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पर डॉट हटेगा तो कॉस लगेगा, ये और याद रखना है आपको, जहां डॉट वहां कॉस। तो यहाँ से डॉट हटेगा
तो कॉस लगेगा और यहाँ से वेक्टर को यानी कि वेक्टर के साइन भी हट जाएंगे। जब वेक्टर के साइन हट जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी भाई ये कोई ना कोई ये ओनली न्यूमेरिकली वैल्यू है यहाँ पर, यानी कि परिमाण ही परिमाण है, यहाँ पर किसी भी दिशा की बात नहीं की जाएगी। और इनके गुणनफल को हम लिख देंगे और यहाँ पर मैं लिख दिया कि ये जो थीटा है यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच का कोण है। उम्मीद है कि ये भी आपकी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, इसको आप नोट कर लेंगे। और फिर में अब हम सीखने वाले हैं गॉस की प्रमेय, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले कि आखिरकार गॉस की प्रमेय है क्या चीज। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जो गॉस थे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ज्ञान की वैद्युत फ्लक्स के बारे में ही बताया था कि आखिरकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि जब तक कोई ना कोई आवेश जब तक नहीं होगा तब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तब तक वैद्युत फ्लक्स भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बात की जाती है, अब तक जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था तो फाई सफिक्स ई बराबर तो ई डॉट डी ए पढ़ा था आपने, या ई डॉट ए इसको पढ़ा था आपने अभी तक। लेकिन अब जो उन्होंने अपनी जो अपना एक फॉर्मूला बनाया, ये जो थ्योरम दी थी, उसने फाई सफिक्स ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को प्रूव कर दिया था। तो यहाँ पर इसको आखिरकार हम कैसे प्रूव करें कि इसका मान इतना आ जाए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने वैसे लिख दिया है यहाँ पर कि किसी गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर या उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर जो एक जो शब्द बोला गया बद्ध, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल जिस आवेश के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे संपर्क में है और जिसके कारण वहां पर वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है या वैद्युत फ्लक्स वहां पर प्राप्त हो रहा है, उसकी बात की जा रही है। तो वहां पर के कुल आवेश की बात की जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैंने साफ साफ लिख दिया है यहाँ पर। अब इसका हम डेराइव करने वाले हैं कि आखिरकार इसको प्रूव कैसे करें कि क्यू एन फाई सफिक्स ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इसको प्रूव किया जा सके। तो सबसे पहले अब थ्योरी को आप सीखेंगे, थ्योरी आखिरकार किस हिसाब से हमको लिखनी चाहिए। तो ये भी काफी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसका, कि जैसे जैसे जहां से शुरुआत करेंगे उन्हीं पॉइंटों को साथ में लिखते जाएंगे, उन्हीं पॉइंट को जैसे ही आप साथ में लिखते जाएंगे वही आपकी थ्योरी होगी। काफी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखो मैं बोलता भी जाऊंगा, उसको आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले समझ लेना, आपको एक बार में याद हो जाएगा। माना कि कोई पृष्ठ जिसका केंद्र O तथा उस पर एक बिंदु आवेश Q है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र E सही या वेक्टर E इस क्षेत्र के या इस पृष्ठ के लंबवत गुजरता है, बाहर की ओर गुजरता है। माना कि यह बिंदु इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु P है और इस पर कोई अल्पांश क्षेत्र वेरी स्मॉल एंड वेरी स्मॉल एरिया, तो DA और जिसका क्षेत्र सदिश वेक्टर DA वो भी यानी कि क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तब दोनों की दिशा समान होने पर इनके बीच का कोण 0 होगा। इतना तो हम समझ चुके हैं। और यहाँ पर यदि उस गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण का मतलब ये होता है, कोई भी अगर डी लगा दीजिए, यहाँ पर डी लगा देंगे तो वेरी स्मॉल हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे तो संपूर्ण की बात की जाएगी। इंटीग्रेशन का मतलब है कि टोटल की बात की जाएगी यहाँ पर। तो टोटल होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आपको बता दिया जाए कि थोड़ा सा यहाँ पर ये, और माना इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल आर है। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम इतना ही तो थ्योरी लिख ही देंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो ये तो सही, तो डॉट डॉट का मतलब थ्योरी लिख ही देंगे आप यहाँ तक सारी की सारी। बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R स्क्वायर। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था,
सही है, सारी वीडियो पीछे से अगर क्रम से पढ़ते आएंगे तो सारी की सारी आपको चीज मिल ही जाएंगी। और यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर ई डॉट डी ए। जब यहाँ पर मैं डी ए का यूज करने वाला हूं तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स तो आपको कम ही मिलेगा, जब कम मिलेगा तो यहाँ पर भी आप डी या डेल्टा का यूज करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई सफिक्स ई बराबर ई डॉट डी ए। अब यहाँ पर डी फाई सफिक्स ई बराबर, तो जब आपको पता है कि जहां से डॉट हटेगा तो कॉस लगेगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर कितना है अपना 0 है, तो डी फाई सफिक्स ई बराबर ई डी ए। क्योंकि हम जानते हैं इसलिए आप बोल सकते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो इतना आ जाएगा। आखिरकार ये तो अपना यहाँ से जो निकल रहा है इतना वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन मैं तो संपूर्ण पृष्ठ के कार्य की बात करने वाला हूँ, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की बात करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये जो डी ए वेक्टर है ये क्या है आपका क्षेत्र सदिश है, यानी कि एरिया वेक्टर है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करने वाला हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको तो आप नोट कर ही लेंगे। मैं यहाँ पर इसको शो कर देता हूँ। अब मैं इसको ऊपर की ओर ले जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स तो जब यहाँ पर कुल का नाम आ जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन तो दोनों ओर लगेगा, तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी संपूर्ण पृष्ठ का मतलब फाई सफिक्स ई हो जाएगा। और यहाँ पर यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, और पृष्ठ तो आपका बंद है, तो बंद है तो यहाँ पर भी बंद का निशान लगा देंगे। सही, किसी पृष्ठ की बात चल रही है, जब भी पृष्ठ का नाम आ जाता है, क्षेत्रफल का नाम आ जाता है तो आप बंद पृष्ठ का यूज करेंगे यहाँ पर। सही, तो क्लोज इंटीग्रल भी बोल देते हैं इसको हम। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं आप ई और डी ए। आपको मैं बताऊं कि जो वैल्यू फिक्स होती है वो आप बाहर उसको निकाल देंगे। फिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी संख्या हो या जिसकी वैल्यू फिक्स हो। और यहाँ पर जो बात करने वाले हैं आपको बता दिया जाए कि ये वाली जो वैद्युत क्षेत्र है ये अपना फिक्स है, तो ये बाहर इंटीग्रेशन डी ए। और आपको बता दिया जाता है कि अब यहाँ पर लिखेंगे, आपको पता है कि समीकरण 1 में ई की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर को लगा देता हूं मैं। सही, तो अब ध्यान रखें इसलिए फाई सफिक्स ई बराबर ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। और आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो लेगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंड, और क्या है आपके पास इंटीग्रेशन डी ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। अब देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई आर स्क्वायर। जो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हो उसको काट देंगे। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास बचा फाई सफिक्स ई बराबर, ऊपर कौन है क्यू है और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, जो कि यही सिद्ध करना था, प्रूफ। यही आपका प्रूफ है यहाँ पर, और यही गॉस की प्रमेय यहाँ पर लिख देंगे फाइनली। यही
गॉस की प्रमेय है। उम्मीद है कि ये काफी इजी तरीके से समझ में आ चुका है। अब इसके हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि अनुप्रयोग क्या है, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट तो आप कर ही देंगे और मुझसे बोल देंगे क्या कमी है क्या नहीं। और थ्योरी तो आपको कैसे लिखनी है मैंने बता दिया आपको। जैसे जहां से हम शुरुआत करते हैं वैसे ही लिखते जाते हैं। हर एक पॉइंट का मतलब हर एक जहां पर भी आप पॉइंट देंगे उसको लिख देंगे। अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके मतलब ये है कि अगर आपको 10 चीज दिखाई दे रही हैं तो आप 10 सेंटेंस भी लिखेंगे तो आपकी तब भी काफी थ्योरी हो जाएगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने पॉइंट दिख रहे हैं आप इनके भी नाम लिख देंगे, ये है ये है, तब भी आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और इन्हीं पर आपको नंबर भी दे दिए जाएंगे। उम्मीद है कि ये आप लिखना भी सीख चुके होंगे और बनाना भी सीख चुके हो और इनको नोट करना। तो यहाँ पर मैं एक और हेडिंग को लेने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम चालू करने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो जो कि काफी इजी तरीके से हम समझने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट जो मैंने हेडिंग ली है। तो गॉस के अनुप्रयोग द्वारा किसी भी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करने वाले, जो कि यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है। और यहाँ पर जो मतलब कि कोई भी हमारे पास इन्फिनिटी लेंथ का कोई भी कंडक्टर वायर है और इस पर प्लस का क्यू चार्ज सही है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश में बोला है तो यहाँ पर हिंदी में आपको बात बताते हैं। यहाँ पर कि सबसे पहले कोई भी तार लेना है हमको, अनंत लंबाई का हमने तार ले लिया। जब अनंत लंबाई का तार ले लिया तो यहाँ पर मैं डॉट डॉट शो करा देता हूँ। यहाँ पर कि डॉट डॉट का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो तार लिया गया है यहाँ पर अनंत लंबाई का लिया गया है, जिसको मैं बोल देता हूँ कि m और n है। जब आप इस पर प्लस का क्यू आवेश दे देंगे तो मुझे पता है कि चारों ओर इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, जब इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा तो चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा, तो जब चारों ओर उत्पन्न हो जाएगा जैसे रॉड की तरह से जैसी रॉड जल रही हो तो इसकी चारों ओर रोशनी हो जाती है यानी कि लाइट हो जाती है। तो इसके चारों ओर तो यहाँ पर जो हम एक इमेजिनरी यानी कि सरफेस की कल्पना करने वाले हैं जो कि सिलेंड्रिकल होगा और जिसको हम अगर हिंदी में बोले तो एक बेलनाकार पृष्ठ की हम कल्पना करने वाले हैं, दिखाई नहीं देगा इसलिए इसको हम बोलेंगे काल्पनिक पृष्ठ। जो काल्पनिक पृष्ठ होगा इसको हम यानी गॉस का यानी इसको बोल सकते हैं गॉसेस यानी कि सरफेस यानी कि गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी निश्चित दूरी की एक त्रिज्या का बेलनाकार पृष्ठ की मैं कल्पना करने वाला हूं, यहाँ पर ले लेता हूं मैं और यहाँ पर इस हिसाब से और ये मैंने एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया। माना कि इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल आर है और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर पृष्ठ 3 बनने वाले हैं, 3 पृष्ठ, एक तो ऊपर से रंगाई हो सकती है, एक यहाँ पर मैं अल्फा क्षेत्रफल ले लेता हूँ, ले लिया और एक चलो यहाँ पर भी बन जाएगा, बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर भी रंगाई कर सकता हूँ, यहाँ पर भी मैंने पृष्ठ ले लिया। और यहाँ पर जो मैंने इनकी जो एरिया वेक्टर की बात करने वाला हूँ तो आपको पता है कोई भी पृष्ठ हो उसके लंबवत ही वो क्षेत्र सदिश होता है। और यहाँ पर भी एक पृष्ठ ले सकता हूँ, ये भी पृष्ठ है आपका, यहाँ पर भी कोई एक पृष्ठ हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसको अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की बात और यहाँ पर जो क्षेत्र सदिश होगा इसी दिशा में होगा। अब यहाँ पर जो बात की जाती है वैद्युत क्षेत्र ये तो क्षेत्र सदिश हो गए यानी कि क्षेत्र सदिश, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि किसी भी चालक तार से लंबवत ही गुजरेगा, यानी कि जिस पर आवेश होगा उस पृष्ठ से लंबवत ही वैद्युत क्षेत्र गुजरता है। ये हमेशा बात आपको याद रखनी है। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र इस हिसाब से निकल रहा होगा यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में आपको लग रहा है कि एंगल 90 है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात कर दूं तो ये दोनों की डायरेक्शन एक और हो जाएगी, तो यहाँ पर भी आपको पता है कि दोनों की दिशा एक और होने के कारण यहाँ पर थीटा बराबर 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ से भी निकल रहा होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी एंगल 90 हो जाएगा। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये वाला कोई पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ ये कोई Q है और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि ये अपना R है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं और उम्मीद है कि ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो अब देखो इसकी जो थ्योरी लिखते हैं हम, यानी कि सपोज करते हैं लेट करते हैं, तो किस हिसाब से माना कि एम एन कोई अनंत लंबाई का चालक तार का अनंत लंबाई चालक तार है
और जिस पर प्लस का क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। यदि उस पर एक एल लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यदि उसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो या उसकी ऊंचाई जो मैंने ली है उसको लंबाई बोल सकते हैं, क्योंकि उसको लिटा देंगे लंबाई हो जाएगी, खड़ा रखेंगे तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यदि इस बेलनाकार पृष्ठ की जो ऊंचाई है वो एल है और त्रिज्या स्मॉल आर है, तब इसके बेलनाकार यानी कि जो वृत्ताकार पृष्ठ होंगे इस बेलनाकार भाग के, यानी दो बैंड वृत्ताकार पृष्ठ होंगे और जिनके जिनके क्षेत्रफल हमने माना कि 2 अल्पांश क्षेत्रफल डी ए लिए हैं और जो कि बिंदु पी और क्यू द्वारा दर्शाया गया है इतने। और इसका एक वक्र पृष्ठ है और इस पर माना कि कोई अल्पांश क्षेत्रफल डीए है और जिसको बिंदु आर द्वारा दर्शाया गया है। तब यहाँ पर दोनों वृत्ताकार जो क्षेत्रफल हैं, जो वैद्युत क्षेत्र से एक दूसरे के लंबवत होंगे, इसलिए उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, यानी 90 अंश होगा। और यानी वक्राकार पृष्ठ जो है उनका जो क्षेत्र सदिश और वैद्युत क्षेत्र समान दिशा में होने के कारण उनके बीच का कोण 0 होगा। उम्मीद है कि इतना तो बात समझ में आ चुका है। अब आपको पता है कि यहाँ पर मैंने तार की जो लंबाई ली है तो लंबाई है, और लंबाई है तो मुझे पता है कि अनंत लंबाई का बढ़ता जाएगा तो वो आपको एक रेखा की तरह दिखाई देगा। जब रेखा की तरह दिखाई देगा तो यहाँ पर जो आवेश घनत्व होगा रेखीय आवेश घनत्व होगा। जब लंबा होगा तो लैम्डा होगा, डायरेक्ट याद हो गया। तो इसका हम मान लेते हैं कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा है, और आपको पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है Q अपॉन L, क्योंकि ये आपका क्या होता है आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। माना कि इस लंबाई चालक तार के आवेशित चालक तार का यानी कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो उम्मीद है कि अब यहाँ पर जो हम चालू करने वाले हैं, इसका जो पृष्ठ होता है बेलनाकार पृष्ठ जो होता है इसका जो क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 पाई आर एच होता है। तो आर और यहाँ पर एच यहाँ पर मैंने एल को यूज किया है, यहाँ पर एल को हम लिख देंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वक्राकार पृष्ठ जो होता है तो वो कितना होता है 2 पाई आर एल। इतनी तो आपको थ्योरी लिख देनी है जो मैंने बोली है। उम्मीद है कि ये तो आप सही लिख ही लेंगे, जो दिख रहा है वही आपको लिखना है। अब यहाँ पर मैं डेरिवेशन के लिए जाने वाला हूँ। डेरिवेशन के लिए तो अब क्या करते हैं हम, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये लेट करके डॉट डॉट मैं यहाँ पर इसका मतलब ये सारी को कहानी लिखनी है आपको सही। बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जब भी आपको नाम दिखाई दे जाए कुल, तो इसका मतलब यह है कि आपको इंटीग्रेशन का तो साइन लगाना ही है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। तो 5 सफिक्स यहाँ पर लिख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। और आपको पता है कि यहाँ पर जो मैंने जो अल्पांश क्षेत्रफल लिए हैं एक बिंदु P पर, एक Q पर और एक R पर, यहाँ पर लिखेंगे आप, एक तो बिंदु P की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लिखेंगे E डॉट डी ए, फाई बराबर ये होता है प्लस एक और मैंने Q पर लिया है E डॉट डी ए और एक और मैंने R पर लिया है तो E डॉट डी ए। उम्मीद है कि ये भी आपके काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन, जो आपको पता है कि यहाँ पर डॉट वहां पर कॉस, ये तो आपको याद रखना ही है। तो P पर E डी ए कॉस थीटा, लेकिन आपको यहाँ पर बता दिया जाता है कि बिंदु P पर कोण कितना है 90 है, तो यहाँ पर आप 90 को भी शो करा सकते हैं। और Q की मैंने बात की है तो यहाँ पर भी आपको पता है कि कोण कितना बनना है, गुड 90 बनना है, तो 90 लिख देंगे आप cos 90 प्लस, और यहाँ पर R पर तो 0 है, इसको लिख देंगे आप E डी ए cos 0। उम्मीद है कि ये भी काफी अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। और अब आपको जो लिखना है यहाँ पर लिखेंगे cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये भी आपका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब cos 90 की वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो गई, cos 90 की वैल्यू 0 तो ये भी सारी की सारी वैल्यू 0 हो गई। और यहाँ पर R की वैल्यू बिल्कुल लिख सकते हैं आप, तो E और यहाँ पर
डी ए, यहाँ पर आ जाएगा ये आर के कारण, तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे ऐसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फिक्स वैल्यू होती है जो बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर जो मैं अब इंटीग्रेशन करने वाला हूँ डी ए का, इसका मान कितने आने वाला है, कितना आने वाला है, काफी अच्छी तरीके से आपको पता है कि इसका जो क्षेत्रफल है ए वाले का, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये 5 बराबर। उम्मीद है कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके समझ में आ चुका है। इतना समझ में आपके आ गया तो अब हम क्या जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर मैं इतना तो आप नोट कर ही लेंगे आप, तो मैं इसको सही इरेज करना हूं यहाँ पर। यहां तक हम पहुंच चुके हैं गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स क्या था, वैद्युत फ्लक्स जो था हमारा था 5 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये था। लेकिन यहाँ पर जो क्यू की बात जो की जा रही है, आपको पता है कि यहाँ से मैं क्यू बराबर यानी कि बटे में लेमडा है, यानी डिवाइड में तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी भाग में तो गुणा में हो जाएगा, तो क्यू बराबर लेमडा इंटू एल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले लिखेंगे कि आखिरकार ये है क्या चीज, बिल्कुल लिखना है हमको। तो यहाँ पर आपको पता है कि क्या वैन की रेखीय आवेश घनत्व, इसको क्या बोलते हैं हम, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं इसको। मतलब जो भी अगर टॉपिक जो भी लिखना है आपको रिटर्न में ही चलना है सब लिखकर, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जो है क्या है कि लेमडा बराबर क्यू बट्टे एल। तो यहाँ पर तो फिर यानी कि क्यू बराबर कितना आ जाएगा लेमडा इंटू एल, तब फाई सफिक्स ई बराबर क्यू भी बता देता हूं मैं लेमडा एल, लेमडा एल ओ बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा अपना, चलिए सेकंड बोलते हैं, यहाँ पर फर्स्ट तो ये हो ही चुका है। अब यहाँ पर बोलते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर आपको पता है कि ये भी फाई की वैल्यू है और ये भी फाई की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर फाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है कि ये भी आपका काफी अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा नीचे वाले को अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर हटाने के बाद अब ये डेरिवेशन फाइनल होने वाला है। यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा है काट देंगे आप, लेमडा से लेमडा का यानी कि एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ से ऐसा लग रहा है आपको तो 2 पाई आर जो इंटू में तो इधर आकर डिवाइड में यानी कि गुणा में तो भाग में चले जाएंगे। ई बराबर यहाँ पर जो आपके पास है क्या क्या बचा है, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि कैसे याद रखना है कि इसको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बोल सकता हूँ, इसको लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बिल्कुल गुणा कर देंगे तो फिर लेमडा ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा। तो उम्मीद है कि ये भी अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ 2 पाई इंटू में तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही, ये आर भी गुणा में है तो ये भी भाग में आ जाएगा, तो लेमडा अपॉन आर लिख सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं नहीं हम तो एक साथ ही लिख दे तब भी कोई फर्क नहीं था, लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा जो चल कर यानी कि लेकर जो चलते हैं यानी कांस्टेंट वैल्यू को जो फिक्स वैल्यू होती है उनको अलग करके चलते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको इस हिसाब से लिख दिया। और आपको पता है कि यहाँ पर अगर 4 होता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमको कुछ ज्यादा आसान हो जाता फॉर्मूला याद रखना। इसलिए मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ 2 दूनी 4, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 का लेमडा में कर देते हैं 2 लेमडा, और 2 का इसमें कर देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको कांस्टेंट वैल्यू अलग रखनी है। ये वाली प्योर कांस्टेंट हो गई और ये अपना आर तो आर है ही। और उम्मीद है कि ये आपका काफी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा न्यूटन पर कूलम, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और इसको आप अच्छी तरह से नोट करने वाले हैं। अब हम जो अगली टॉपिक लेकर चलेंगे अनंत विस्तार वाली चालक प्लेट और अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात करने वाले, जो कि काफी इजी तरीके से हम समझने वाले हैं। तो आज आपने ये वाला कर दिया, इसको तो आप नोट कर ही लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताएंगे।
अगर यहाँ पर अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को शो कराएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो आपको शो कराना पड़ेगा, कोई नहीं। अब यहाँ पर तो वेक्टर का निशान लगा नहीं, तो अगर आपने यहाँ पर वेक्टर लिख दें तो यहाँ पर जो आर होता है यहाँ पर यानी कि आर का कैप लगे, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। कौन कहलाएगा? इकाई सदिश। अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई टेंशन नहीं, इतना लिख देंगे। और अगर आपको लिखना हो बाई चांस सदिश राशि के जो रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर जो त्रिज्या की आपने देखा होगा, ये जो त्रिज्या इसी दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेन काम होगा त्रिज्या का होने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा ही बोल सकते हैं 1/4πε0 और 2 लैम्डा अपॉन आर और इनटू में आर का कैप, ऐसा बोल सकते हैं। और ये भी आपका न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और उम्मीद है कि ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। नोट करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे